आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। और हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से लिया हो गया है। और इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो वन बाई वन हम इसमें जितने भी टॉपिक हैं सबको कवर अप करेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स के जो जितने चैप्टर्स हैं सबको कंप्लीट किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। 7th क्लास में भी है, 6th क्लास से भी स्टार्ट हुआ है, तो बाकी सारी क्लासेस में आपने इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कोई भी चेंज जो होता है वो दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। ठीक है, फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स्ड बट इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्स केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो आसानी से रिवर्स हो जाते हैं, दे कैन बी रिवर्स्ड, बट केमिकल चेंज रिवर्स नहीं होते हैं। कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं और कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम अभी यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने जो आइस है उसको मेल्ट किया तो वाटर बन गया, और वाटर को जो आपने कोल्ड किया, फ्रीज किया, तो आइस बन गया। तो दिस इज़ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, कौन से केमिकल चेंज हुए? जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे दूध का दही बनना, दिस इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज उसमें जो होते हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे आपको केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे किसी अल्कोहल से एसिड का बनना। और भी कई सारे आपके सामने एग्जाम्पल होंगे जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस। और एक बार नया सब्सटेंस बनाने के बाद ओरिजिनल सब्सटेंस बनाना मुश्किल होता है। केमिकल चेंजेस आर मोर परमानेंट देन फिजिकल चेंजेस। यानी जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू फिजिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। यानी जो केमिकल चेंजेस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, यानी उसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें नए सब्सटेंस और नई प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी ऐसा नहीं कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके अलावा कोई नया उसमें एलिमेंट आ जाएगा, कोई एटम आ जाएगा, सॉरी एलिमेंट तो आएगा, नया कोई एटम नहीं आएगा, नए वाला जो प्रोडक्ट आएगा उसमें। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेस इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है जो उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पावर। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, ये आपको रिएक्शन और बाकी चीज़ें भी याद करनी है। एग्जाम में जो 10th के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब बर्न करता है तो डिजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और वो वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है जलने के बाद। जैसे आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी जलती है, उसके बाद तो राख में कन्वर्ट हो जाती है, कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, इवन पूरा जलने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो एस बनता है दैट हेयर वाइट पाउडर इज फॉर्म। यहाँ पे वाइट पाउडर बनता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। बहुत ही फास्ट बर्न होता है, बहुत ही अच्छी चमकदार फ्लेम जनरेट होती है, कभी आप इसको देखिएगा। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जो पाउडर बना है, व्हाट इज दैट पाउडर? दैट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, हियर magnesium, that mean Mg is going to combine with oxygen. This is O2. When you will balance this equation, here is two atoms of one molecule of oxygen having two atoms of oxygen. So here it would have to be 2 times. Okay, so if it is 2 times here, then here 2 magnesium is also required. Now this equation is balanced. Okay, it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. When magnesium and oxygen are reacting with each other, they are forming
this reaction. So here you can see this is a Re1. This oxygen is we are getting from air, and we are just putting some heat, and then magnesium oxide is formed here, and that is in form of white powder. So for exam point of view you will have to remember this one. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो एक ऐसा मेटल है जिसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न कर रहे हैं तो एक ऐसा पाउडर बनता है जो वाइट कलर का है और जलने के टाइम पे डिजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो बताइए कि उस मेटल का नाम क्या है, आप पहचान कीजिए। तो आपसे इस तरीके की जो बूझो तो जाने जो आप पहेलियाँ खेलते थे बचपन में, तो पहेलियाँ थोड़ी सी अब टफ हो जाएंगी, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर to form magnesium oxide is example of chemical reaction. This is chemical reaction. Again, here you can see that what we were discussing in the earlier paragraphs, that here no extra atom is going to be come inside this reaction. Okay, whatever will happen that will be here. Whatever is in left side that will be on right side of reaction also, right? The right of this equation. Okay, here you are having magnesium atom, so you will get any product of magnesium. Here is oxygen, so oxygen will also be present here. So if they are combining together, they will give you the reaction in this format. Okay, so I think this will be helpful to understand the chemical reaction. Again, one thing is that you cannot obtain magnesium from this magnesium oxide. Okay, आप इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगेन मैग्नीशियम वापस आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, नाउ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब फिजिकली आप नहीं निकाल सकते, अगर निकालना भी है तो आप केमिकल रिएक्शन, दूसरे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ एनी फिजिकल चेंजेस ओनली। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हियर reactant and product. Okay, we will discuss here reactant and product. What is reactant and what is product? So here as we have just discussed above, this portion, this magnesium and oxygen, these two are the reactants because they are taking part in the reaction, so these two are reactants, and the substance which is formed here, this is called product. Okay, anything that is formed after the reaction, it is called product. Okay, this is reaction and product. So here we will discuss the substance which take part in chemical reaction are called reactants. Okay, the substance which take part in the chemical reaction are called reactants. So here the reactants are in the above portion is magnesium and oxygen. These two are reactants. Okay, the new substance produced as a result of chemical reaction are called product. This is very simple. As the words are saying itself, its meaning. So here MgO is the product. In the above chemical reaction there are two reactants, magnesium and oxygen, but only one product, that is magnesium oxide. Okay, characteristics of chemical reaction. What are the characteristics of chemical reactions? Okay, in a chemical reaction, reactants are transformed into product. Reactants are transformed into product. The important characteristics of chemical reactions are, what are the important characteristics? Most of the chemical reaction involves evolution of gases. Sometimes gases are evolved, sometimes formation of precipitate, sometimes precipitate is formed, sometimes change in color. You may observe change in color in some chemical reaction also. Sometimes it may observe change in temperature. Change in temperature भी आपको observe करने को मिल सकता है। आप किसी पानी की बोतल में अगर आप शक्कर उसमें घोलें तो जब आप बाहर से ग्लास को टच करेंगे तो आपको ग्लास ठंडी फील होने लगेगी। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, दैट इज केमिकल रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज change in state. You may see the change in state also in chemical reaction. Okay, some solid substance will get converted into gaseous substance, or it may form some liquid solution also. So you may see such type of changes: change in color, change in state, change in temperature. It can form precipitate, it can involve gases. These are the products of chemical reaction also. Okay, any one of these characteristics can tell us whether a chemical reaction has take place or not. Okay, इनमें से कोई भी हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है. मतलब ये इस तरीके से हम जज करते हैं कि नाउ केमिकल रिएक्शन इज बीइंग टेक प्लेस. ओके, आफ्टर दिस इज नॉट वेरी important, but now we are going to discuss some important topic which are also important from the exam point of view also. Okay, so that is chemical equation. Okay,
we will study here chemical equation. So chemical equation is the method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formulas, okay, of the substance involved in it known as chemical equation. यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उन सबको हम केमिकल फार्मूला या केमिकल सिंबल के इस्तेमाल करके हम जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देन द जो मतलब हमारा जो प्रोसेस उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल कॉल्ड chemical equation. Okay, before as we were studying that was not in actual format, that was written only, I just written this is Mg plus O2, then this Mg plus O2 giving a magnesium oxide, the MgO, that is chemical reaction, that is a chemical equation when it is represented symbolically. Okay, now here you can see a word equation shows the change of reactants to product through an arrow placed between them. Whenever you will go to write the chemical reaction, the reactants will be placed on this side like A plus B, and this is giving C plus D. So the reactants and product are differed by an arrow symbol like this, because we are going from here to there, so the arrow will point in direction of product going from reactant. So you will have to put this arrow in between reactant and product. Reactant will be placed to the one side and product will be placed to the other side. Okay, reactants are always placed on the left hand side and products are always placed on the right hand side. Okay, and if one or more reactants are taking part in the reaction, they will be written in the form of addition. Here A plus B, you will have to write A plus B, and here we never use minus. Okay, we represent the minus in the other forms also. Okay, here the product, if one or more products are being obtained in a chemical reaction, then we will write this C plus D. Here plus means so that you are getting two products here. Okay, so we place plus in between them. So here you can see that A and B are the reactants and they are added together. Similarly, after reaction, they are giving this C plus D as a product and they are also added together. Okay, here you can see that when hydrogen and oxygen mix together to form water, this is very exothermic reaction. This releases large amount of heat. Okay, but here you have to see just only reactants and product. So hydrogen and oxygen are the reactants and water is the product. Here two reactants are getting added together to form a single product. When hydrogen reacts with oxygen, it gives water. This reaction can be represented by the following chemical equation: H2 plus O2, this is H2O. Again, is this reaction is balanced? क्या जितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं क्या इतने ही यहाँ पे हैं? नहीं. तो we will try to balance this one. H2 plus O2, this is giving H2O. So simply there is another method also. If you are getting confused, here two hydrogen is here is also two hydrogen, so you may write it as half of this O2 atom. Okay, single atom if you are using, you may write half of O2, but you will never find a half molecule. So again multiply this one by 2, the whole equation by 2, as you do multiply in algebra of mathematics. Okay, so here you will get 2H2 and plus single O2, and this is evolving to H2O. Again you can see here everything is balanced. Here you are having 4 hydrogen atom, same is here. Here you are having 2 oxygen atom, same is here. This shows that 2H2O mean one water molecule has 1 oxygen, so 2 water molecule will have 2 oxygen atom. Okay, 2 oxygen atom. Clearly, here O2 means, what does O2 means? O2 means 2 oxygen atom are combining together to form a molecule of 1 molecule of oxygen. So 1 molecule of oxygen contains 2 atoms. So when you will consider the balancing of a reaction, balancing of a chemical equation, then you will have to see the number of atoms, not the molecules. Okay, here particularly when you will come to count the number of H2 here, how many atoms are there? So 1 molecule has 2 hydrogen atoms, so 2 molecule will have 2 into 2, that is 4 atoms. Okay,
4 hydrogen atoms. So you have to consider in this way only. Now in the first equation we are used, and in second symbol of the substance are used to write the chemical equation for convenience. Symbol of substance is used to represent chemical equation, okay, because every time when you will go to write hydrogen and oxygen to forming water, they will not clearly define everything, but here this chemical equation defines so many things, that what are the atoms which are being used, and how many atoms are combining, how many atoms are reacting together. Okay, chemical equation is a way to represent the chemical reaction in concise and informative way. Okay, this is the just I am saying. Chemical equation is a very is a way to represent the chemical reaction in concise and informative way. That means किसी चीज़ को अगर आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो वो केमिकल रिएक्शन जो है उसके माध्यम से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. टू टाइप में डिवाइड किया जाता है. वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो मैं आपको इधर लेफ्ट साइड में आपको बता रहा था रेड पेन से करके, एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो प्रीवियस जो हमने दो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर डिस्कस की, उनमें से दोनों के दोनों कैसी थी, दे वेर अनबैलेंस्ड थी. ठीक है, बट मैंने उनको बैलेंस करके आपको बताया. ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दैट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, जब भी आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है. A balanced chemical equation has number of atoms of each element equal on both sides. सिंपल सी बात है. व्हाट इज, अगर इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क दैट व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल्स ऑन बोथ साइड. हियर you can see zinc is one atom of zinc, here is also one atom of zinc, two atom of hydrogen, two atom of hydrogen, one atom of sulfur, one atom of sulfur, four atom of oxygen, four atom of oxygen. So आपको एटम्स काउंट करने हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स. ओके, मॉलिक्यूल्स को अगर हैं उसमें तो मॉलिक्यूल्स और एटम को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम आप पता कर सकते हैं. ठीक है, अगर किसी एक मॉलिक्यूल में अधिक से एटम है तो, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे वाटर और वाटर में हाइड्रोजन एटम्स का. ठीक है, तो इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल ऑन बोथ साइड, सो इट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, what is unbalanced chemical equation? Okay, what is unbalanced chemical equation? The unbalanced chemical equation in which if the number of atoms of each element in reactants is not equal to the number of atoms in each element present in product, then the chemical equation called unbalanced chemical equation. So here you can see that this is one atom of iron and here is 3 atom of iron. So can you to say that this is balance? No. Here you are taking just sample product and here you are getting the complete product. So this is just sample, you will have to make it 3 times. Okay, so here you will see that this is 3 times. Now it may be balanced, but you will have to check the other parts also. Here you are having only 2 hydrogen, here is 2 hydrogen, so it is balanced. But what about oxygen? Here you will have to make it, okay, here you will have to make it 4 oxygen also. So what you will write, this you will have to write this 3Fe plus H2O. We are making it 4 times. This we are making this one 4 times because this is here the oxygen is 4 in numbers on the right side. So here you will have to make it also 4 times. So this is 4 times H2O. So they will form Fe3O4. So oxygen is balanced now. Here you have made it 4 times oxygen atom because single molecule contain 1 atom of oxygen. So the 4 molecule of hydrogen contain 4 molecule of water contain 4 atoms of oxygen. So here you are you can see that this is 4 atom of oxygen. Now in terms of hydrogen, here you are having 8 atoms of hydrogen. now जैसे ही आपने इसमें 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ H2, तो इसको 8 करना है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 4 पुट कर देंगे और आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी. तो अब इसको बैलेंस करते कैसे हैं, आपको इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से ही किया जाता है इसको. ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड only 1 iron atom is present while the 3 atoms are present on the right hand side. Okay, that same I was saying that. Therefore it is unbalanced equation.
Now we will talking about balanced equation. Balanced a chemical equation. How do we balance a chemical equation? To balance a chemical equation follows these steps. आपको कुछ steps follow करने होंगे. यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि इस साइड क्या है. तो यहाँ पे 1 आयरन का एटम था, वहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के एटम थे. प्रोडक्ट साइड में देखें तो 3 आयरन के एटम थे, 2 हाइड्रोजन के एटम थे और 4 ऑक्सीजन के एटम थे. तो अब कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है. तो इस केस में देखेंगे बैलेंस द एटम विच इज़ द मैक्सिमम इन नंबर. मैक्सिमम इन नंबर कौन सा है, ठीक है, ऑन इधर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन. जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में है हम पहले उसको बैलेंस करेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑन इधर साइड. मैक्सिमम नंबर इसमें है अगर हम देखें तो इधर साइड में यहाँ पे दिस इज़ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ द मैक्सिमम, ठीक है. मैक्सिमम में यहाँ पे 4 देखें और 5 देखें, ठीक है. तो सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा देखें तो ऑक्सीजन की ही बात है, ठीक है. तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है. इधर साइड में सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना चालू करेंगे. इसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा थी वो ज़्यादा थी, उसके पास 4 थे, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में. इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ द मैक्सिमम ऑन द RHS. टू बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड टू मल्टीप्लाई 1 ऑक्सीजन ऑन LHS बाई 4. यानी जो LHS में है इसको भी आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. देन यू विल गेट दिस Fe plus 4 into H2O plus Fe3O 4 plus 4H2. okay, so no, this one is 4H2O 4H2O plus Fe3O4 plus H2. Now the total number of hydrogen atoms become 8. Here you can see the total number of hydrogen atoms become 8. So on LHS which is more than on the RHS. RHS से ज़्यादा हो गया. तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे RHS में 4 से. यानी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 4, ठीक है. अब फिर से चेक करेंगे हम, ठीक है. आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस. अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया. नाउ ऑन बोथ साइड द नंबर ऑफ आयरन इज 1. सॉरी, नॉट ऑन द बोथ साइड. जो LHS है उसमें 1 है और जो RHS है उसमें 3 है. तो हाउ यू विल मेक इट बैलेंस, you will write just 3 here in LHS side. So the reaction will get balance in this format. Okay, as I was saying you before. So here you can see that the number of iron is 3, here is also 3, here is also 8, this is also 8, this is also 4, this is also 4. So the number of atoms in reactant is equal to the number of atoms in product also. So in this way we do balance a chemical reaction. तो आपको ऐसे ही करना है. और जैसे ही आप 2 3 4 प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसके बाद जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो आपको उसी तरीके से आपका प्लेन फ्लाई करने लगेगा. धीरे धीरे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. पहले दौड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा उड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, फिर आप उड़ना चालू कर लेंगे. तो दिस इज़ द लर्निंग प्रोसेस. ओके, so you will have to keep patience in your learning process. We will try to give you some more examples to what I say to understand this concept very well. Writing the symbol of physical state of substance in chemical reaction. ठीक है, हम कुछ सिम्बॉल लिखते हैं तो उनको किस तरीके से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फिजिकल स्टेट को. ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने कुछ सिम्बॉल यहाँ पे यूज करने हैं. By writing the physical state of substance, a chemical equation become more informative. यानी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके. तो जो भी चीज़ गैसियस स्टेट में होगा उस सिंबल को हम G के साथ लिखेंगे यानी गैस लिखेंगे. और जो लिक्विड स्टेट में होगा उसके सिंबल के साथ हम क्या लिखेंगे, लिक्विड स्टेट यानी L लिखेंगे. जो सॉलिड होगा उसके साथ S. बट एक्वस सोल्यूशन इज रिटन बाई सिंबल एक्वस. ठीक है, लिक्विड मतलब होता है कि वही पूरा लिक्विड है, लेकिन एक्वस का मतलब होता है उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं. यानी उसमें एक्वा का मतलब होता है वाटर. तो आपको इस तरीके से इसको समझ कर रखना है, ठीक है, कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का भी प्रेजेंस है. राइटिंग द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है, कौन से कंडीशन में लिखते हैं. तो द कंडीशन इज जनरली रिटन अबव एंड द बिलो द एरो ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी आप टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर या हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जो कंडीशन है यहाँ पे लिखा रहता है कि जो रिएक्शन की जा रही हो इसके लिए हीट सप्लाई करनी पड़ रही है या हाई टेम्परेचर चाहिए होगा. तो ये चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा इस एरो के ऊपर. ठीक है,
तो आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मिलेगा। 10. बाई राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी उसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है। Now this is the question in text question page number 6. Why should a magnesium ribbon be cleaned before it burnt in air? ओके पूछा जा रहा है कि क्यों क्लीन किया जाना चाहिए जिससे कि हम मैग्नीशियम रिबन ही बर्न करें, बाकी चीज़ ना बनो। मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, यानी बहुत ही रिएक्टिव होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है उसके सरफेस पे। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, यानी बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होता है तो फर्दर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए मना कर देता है, नहीं होता है उससे रिएक्ट। तो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर, यानी जब मैग्नीशियम है अगर हम काफ़ी देर तक उसको रख दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि बाहर रख दो तो ऑक्सीजन लेके मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 यानी इस तरीके का जो मटेरियल है सरफेस से अपने सरफेस पे बना लेता है, तो फर्दर इसमें कोई किसी भी प्रकार का जंग या कोई रस्ट वगैरह मतलब बाकी चीज़ें, रस्ट की बात नहीं, हम इसमें हम वो जैसे कि मतलब इसको कोरोड नहीं होता है, ठीक है, अपने आप को प्रिवेंट करता है। क्लियर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि इसी तरीके से मैग्नीशियम है तो हम उसको साफ़ करना पड़ता है जिससे कि उसके ऊपर जो ऑलरेडी MgO बना हुआ है वो यहाँ से गायब हो जाए, तो इसके अंदर बचे सिर्फ मैग्नीशियम ही बचे तो हम उसको आसानी से जला सकें। यहाँ पे लिखना है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी हमको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है इन केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन एंड फॉर्मिंग हाइड्रोक्लोराइड। ओके, so you will have to what I say remember the formulas for these things. Okay, here you can see that the reaction is written in this form. Here the G is also representing the gaseous state, the hydrogen is in gaseous state, chlorine is also in gaseous state, chlorine gas होती है, ठीक है, और both are combining together to form HCl. Okay, this is acid. Okay, they are combining together to form HCl. This is also in gaseous state because these two are combining together and forming a gaseous molecule. Okay, so here you can see this is 2 hydrogen atom, there is 2 chlorine atom, so HCl is, you cannot change the formula, you can change the number of molecules only. Okay, you cannot change the formula of any element. Okay, so you cannot change the base, कभी किसी का बेस जो नीचे लिखा हुआ है आप उनको नहीं चेंज कर सकते, 2 को नहीं चेंज कर सकते क्योंकि एक फार्मूले में ही वो फिक्स हैं, आप सिर्फ उनके मॉलिक्यूल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 HCl लगा देंगे तो जो रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर आपको दिया है बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड का फार्मूला आपको आना चाहिए BaCl2, ठीक है। फिर आपको दिया है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, दिस इज आल्सो इन so these are the in solid state and again here they are combining together to form barium sulfate, this is in solid state a precipitate का फॉर्म होता है और साथ में आपको 2AlCl3 भी आपको यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो आप जब इनको बैलेंस करेंगे तो आपको इसी तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पहले तो आप सिर्फ BaCl2 लिखेंगे लेकिन फिर बाद में आपको जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, और आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 3Ba है तो यहाँ भी 3Ba है, और यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस है, तो ठीक है, तो यहाँ भी SO4 का होल यहाँ पे थ्राइस है, आप देख सकते हैं। तो SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर यहाँ पे 3 यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल्स है SO4 के, ठीक है। A3 वाला जो बाहर का 3 लगा है एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उनके मॉलिक्यूल की संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम जुड़ा हुआ है और सल्फेट का मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एल्युमिनियम जुड़ा है और साथ में क्लोरीन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट में है सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गैस। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे देन यू विल गेट, अच्छा ये जो आपको लास्ट रिएक्शन दी गई है एग्ज़ाम में अभी पूछी भी गई थी, तो आपको इसको ध्यान से सोच के रखना है कि किस तरीके से होगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दिस वाज आस्क्ड इन लास्ट प्रीवियस एग्जाम ऑफ CBSE. ओके, so the question number 3, we are going to see the question number 3. Write the balanced chemical equation which with state symbols for the following reaction. आपको state condition में बतानी है। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड तो आपको लिक्विड दिख रहा है, एंड सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दैट इज एक्वस। सोडियम सल्फेट जो होता है वो हमेशा एक्वस कंडीशन में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
इन वाटर लिखा हुआ है, टू रिएक्ट द इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड, यानी बेरियम सल्फेट को मतलब टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, यानी ये प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट का। तो आपको बेरियम सल्फेट का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट विल बी सॉलिड बिकॉज दिस इज precipitation, okay, this is in precipitate form, and again it is following what I say forming to NaCl, this is common salt, okay, this is also forming a salt. So the barium chloride reacting with sodium sulfate will give you the barium sulfate and the salt, okay, sodium chloride in aqueous form. And the second one is sodium chloride, sodium hydroxide solution, NaOH aqueous solution in water लिखा हुआ है। in water का मतलब आपको लिखना है this is aqueous condition, okay, react with the hydrochloric acid solution, this is aqueous, ठीक है, in water it is also written in water, this is so many written aqueous, to produce sodium chloride solution in water, so this is producing sodium chloride NaCl. the formula of NaCl will always remain same, okay, and water लिखा हुआ है, तो again you will make it water here, this is H2O in the liquid form. So in this way you will write the reaction. This is from your NCERT book, okay. Now in further video we will discuss the type of chemical reactions. So here we are going to study about the first type of chemical reaction. First type, let me discuss the first, how many types are present. First of all, the types of chemical reaction are summarized as below. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ें मिलेंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक चीज़ टूटेगी और डिकम्पोज होगी दो चीज़ों में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई एक जाके दूसरे की जगह को डिस्प्लेस कर रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा होगा, दूसरा पहले को रिप्लेस कर रहा होगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में एक तरीके से कहें तो एक को फ़ायदा एक को नुकसान, ठीक है, और आप इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी देख सकते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने ऑक्सीजन के रिमूव होने के टर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको आगे पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको, और अच्छे ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। सो लेट बी स्टार्ट स्टडिंग द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आल्सो। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यू हैव स्टडीड देम इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, सो वी विल सी देम इन डिटेल हियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study combination reaction. As the name, here we are going to combine something. Reaction in which two or more reactants combine to form one product are called combination reaction, okay. A general combination reaction can be represented by the chemical equation given here. Here element A and element B is combining together to form a particular single element, that is A and B. These are added together, this is not written plus here, they have some bonding, chemical bonding here, okay. Few of the example of these reactions are given below. Here we have discussed this one in your previous paragraphs. Magnesium is combining with the oxygen to forming magnesium oxide. These two elements are combining together to form a single element. You will have to make it balance. Here it is not balanced also, because here you will have to write 2 mg, okay. And whenever you will write the what I say equation in exam, you must also write the balanced equation also, okay. So the next one is C plus O2 is combining together to form CO2. Carbon is burning in presence of oxygen, okay. Carbon is burned in oxygen, okay. Carbon dioxide is formed. This carbon dioxide combined with, sorry, carbon is combined with oxygen, okay. This is formed carbon dioxide. जब आप किसी कार्बन को आप बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर में, कंप्लीट एयर में. When hydrogen in combining with the chlorine, they are forming the HCl, okay. This is also example of combination reaction we have discussed above. And here this one is the best reaction which is asked for so many times. This is lime, CaO, and this is combining with the water, okay. This is calcium oxide combining with water forming calcium hydroxide, ठीक है. तो इसको चूना बोलते हैं हिंदी में, और इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी स्लैग लाइम बोलते हैं. दिस इज लाइम, दिस इज स्लैग लाइम, ओके. So calcium oxide is combining with the water to form calcium hydroxide. And when carbon monoxide reacts with oxygen, that form carbon dioxide. This carbon monoxide is very poisonous gas. When it combines with the blood, it forms carboxyhemoglobin, that is poison, and that results into instant death. अगर आप किसी कमरे में
आप कभी कोयला या किसी प्रकार की चीज़ आग जला के सोते हैं तो वहाँ पर वहाँ की जितनी भी ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लेगा। तो जब कम मात्रा होगी ऑक्सीजन की और तब भी गैस जल रही होगी या कोई चीज़ जल रही होगी तो वहाँ का जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम कर लेगा। तो उस जगह पे मतलब इनकम्प्लीट कंबसन जब होगा चीज़ों का तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है और जैसे ही आप सांस लेते हैं तो आपके बॉडी में घुसती है और कब डेथ हुई आपको पता भी नहीं चलेगा। और सुबह रात को अगर आपने अंगीठी जला के सोया कमरे में तो सुबह तक में काम तमाम। अगर कमरा छोटा है आपका, उसमें कोई वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो। ओके, नाउ वी विल कम टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज पर द नेम यू मे गेट इट्स फेम। ओके, जैसा है वैसा ये सचमुच में है। वन एलिमेंट इज ब्रेकिंग इनटू टू फर्दर सब एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे कोई भी एक बड़ा एलिमेंट कम डिकम्पोज होकर दो फॉर्म कर रहा है, अलग एलिमेंट्स फॉर्म कर रहा है। तो ये भी अगर किसी एलिमेंट का फार्मूला है तो जिसमें कि ऑलरेडी दो एलिमेंट थे, मतलब कंबाइन होकर बने हुए थे, दो अलग अलग पार्ट थे उसके जो ब्रेक हो जाते हैं आफ्टर रिएक्शन, चाहे हीट करने पे हो, चाहे उसको हाई टेम्परेचर पे हो, चाहे किसी तरीके से भी हो, तो ब्रेक होते हैं दो पार्ट में, तो उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स known as decomposition reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination reaction. Decomposition reaction is just opposite of combination. A general composition reaction can be represented as follows. General decomposition reaction is can be represented as follows. This is AB and combining together to form A plus B. Okay. Example: when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. This calcium carbonate decomposing to form calcium oxide and carbon dioxide. Okay, calcium carbonate is decomposing to form calcium oxide and carbon dioxide. Okay. You will have to remember this one, and you can see that this is balanced. Okay, this is balanced. You are having three atoms of oxygen, one atom of carbon, and one atom of calcium also. When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water. You can see the reaction here. This is reaction. Okay, and the next one is when lead nitrate is heated, it decomposes into lead oxide and nitrogen dioxide and form oxygen. This is again a decomposition reaction. The single element is decomposing into three products. Okay, in the above example, compound is decomposed because of heating. So this reaction is thermal decomposition reaction. This is thermal decomposition reaction because all the above reactions are occurring due to presence of some heat. Okay, there are some other decomposition reactions also, and we say them electrolytic decomposition. What is the electrolytic decomposition? Here you can see that reaction in which the compound decomposes into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. यानी electrolytic decomposition होता है. This is also known as electrolysis. ठीक है, जब आप किसी एलिमेंट को जब आप डिसॉल्व करते हैं किसी वाटर में तो वहाँ पर वो डिकम्पोज होकर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है. तो जब आप अभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है, वाटर में, तो डिकम्पोज होगा, दो फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन अलग रिलीज होगी, ऑक्सीजन, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है. ठीक है, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम बात करें. ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो सनलाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इनटू सनलाइट. सनलाइट में जब आप इसको डालेंगे तो डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. ओके, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. इसलिए कभी कभार आपको कहा जाता है कि अपना जो आईना है, उसका शीशा है, उसको आप धूप में बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें. ठीक है, क्योंकि उसमें सिल्वर वर्निश लगी होती है, जो अच्छे शीशे होते हैं, जो अच्छे मिरर्स होते हैं. ठीक है, तो उनमें उनको कहा जाता है, शीशा हम बोल रहे हैं, सॉरी लोकल भाषा यूज़ कर लिए. यहाँ पर आपको मिरर, जो मिरर होता है, मिरर में जो वर्निश लगी रहती है वो आपको क्या करना है, उसको धूप में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि when sunlight will fall on the silver varnish that will reflect the most of the light, but it will also decompose into silver and chloride also. Similarly, when silver bromide is put into under sunlight, it decomposes into silver metal and bromine gas. Okay, AgBr also get decomposed into this one. Okay, जो अब ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, AgBr, और आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, बिकॉज
photographic paper has coat of silver chloride, ठीक है, which turns into grey when exposed to sunlight. ये दोनों रिएक्शन यहाँ पे जो बात, it happens because silver chloride is colorless while silver is a grey metal. तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये जो होती हैं फोटोग्राफी में भी यूज होती हैं और मिरर में भी इस तरीके से आपको, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ भी ये काम आ सकती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से आते हैं, आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। ए सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। वाइट वॉशिंग के लिए मतलब किसी चीज़ को अगर धोना वगैरह, जैसे कि पेंट वगैरह, चूना वगैरह, घर में आपके सफ़ेद चूना पोता जाता है, उसी के लिए वाइट वॉशिंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो सब्सटेंस एक्स इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ सिलेक्ट लाइन। जो आपके घर में चूना पोतने के लिए आता है उसी चूने की बात हो रही है, ठीक है। द राइट द रिएक्शन फॉर द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन above with the water. You are have to dissolve this quicklime. Sorry, I said select lime. This is quicklime, ठीक है, quicklime, and when it will react with water that will form select lime, ठीक है। select मतलब बुझा हुआ चूना, this is quicklime, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो जब आपको सेलेक्ट लाइम बोले तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखना है, और जब क्विक लाइम बोले तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड देखना है। दिस इज चूना। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल्स ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द नेम दिस गैस। दिस इज इंक्लूडेड इन योर, दिस एक्टिविटी इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी बुक, so you may see there and you may also answer this one, okay. Answer is given here, you may note it down. Displacement reaction, the next reaction is displacement reaction, ठीक है। In this particular reaction something is going to displace someone, okay. Here you can see here that this is element A and this is a combined element B and C, and after reaction A will replace somebody. Here you can see A kicked here, A kicked B here, and B is removed from this element. A has already taken place, the A जो है B के स्थान पर ऑलरेडी आ गया, ठीक है, और B is now removed, okay. This is displacement, taking place of somebody else and replacing that particular thing from that particular place. Reaction in which atoms or ions move from one compound to other to form new compound are known as displacement reaction. Displacement reaction is also known as substitution reaction. This is very important, okay. आपको ध्यान रखना है, displacement reaction is also known as substitution reaction और simple displacement और replacement reaction. अच्छे अच्छे नाम है इनके, आपको ध्यान में रख लेना है और यही आपके लिए फ़ायदे हैं, यही आपको याद भी रखना है, ठीक है। A general displacement reaction can be represented using chemical equation as follow. आप जनरल इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट ट्रिक है आपको समझने के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। अगर ए के पास ताकत होगी तभी तो बी को हटाएगा, नहीं तो उसी को घर से बाहर निकालना, उसी के घर में शासन करना, ये तो मामूली बात नहीं है। ऐसा तभी होगा जब कोई बाहर का पावरफुल आदमी ये काम कर सके। तो ए बहुत पावरफुल होता है और बी को यहाँ से लात मारता है और बी यहाँ से बाहर चला जाता है और ए उसके जगह पर उसका स्थान ले लेता है, ठीक है, ओके। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए विल नॉट डिस्प्लेस सी। अगर बी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ए जो है उसको सी का प्लेस नहीं लेगा, देन ए विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम बी सी एंड रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। रिएक्शन इस कंडीशन में नहीं होगी, रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस नहीं होगी अगर बी पावरफुल है। तो बी पावरफुल है तो ए की क्या मजाल कि उसके घर में घुस जाए और बी को बाहर निकाले। ऐसे में जैसे ही ए घुसेगा बी के घर में, बी की ठोकाई हो जाएगी, ठीक है। तो बी पावरफुल होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, जबकि ए पावरफुल होगा तो रिएक्शन होगी, बी को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी में एक थ्योरी भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो थ्योरी यहाँ पर डार्विन की थ्योरी भी लगती है। जो मजबूत होगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं होगा बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हियर व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। हियर यू कैन सी व्हेन जिंक इज रिएक्टिंग विथ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज गिविंग जिंक क्लोराइड and it is hydrogen. So what is zinc is doing here? That is replacing the hydrogen from its place, okay.
and forming hydrogen gas. When zinc react with copper sulfate, it forms zinc sulfate and copper metal. Okay, जिंक जब कॉपर सल्फेट साथ रिएक्ट करता है, जो नीला कलर है इसका, ठीक है, ये नीले कलर का रहता है और ये नीला कलर डिसअपियर हो जाता है जैसे ये इसमें जिंक सल्फेट यहाँ पे बनता है. व्हेन द सिल्वर मेटल इज डिप्ड इनटू कॉपर नाइट्रेट, जब कॉपर नाइट्रेट में सिल्वर मेटल डालते हैं तो नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर. तो जो सिल्वर होता है लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से. तो आपको कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन कम होता है? तो आपको कुछ वैसे तो आप अगर ये 2-3 एग्जाम्पल याद कर लें तो आपका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके 10th क्लास में है नहीं और पूछा भी जाता है. लेकिन फिर भी आपके क्लास 10th में एक जो NCERT बुक है उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है, तो उसमें जो टॉप होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो उनके नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा. तो आप उनको उस टेबल को ध्यान में रखिएगा और बाकी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा. लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे. ठीक है, सो इन दिस केस नो रिएक्शन टेक प्लेस. तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ये रिएक्शन जो यहाँ पे जो रिएक्शन है क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है? यानी अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ अगर हम मिक्स करें तो क्या ये कॉपर सल्फेट बना सकता है? नहीं, क्योंकि जिंक ज़्यादा पावरफुल है, कॉपर ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा. कॉपर की हिम्मत नहीं है कि जिंक को बाहर निकाल सके. ठीक है, तो जनरली ये बच्चे भूल जाते हैं एग्ज़ाम में भी कि कौन किसको बाहर निकाल देता है. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन ही पूछा जाता है कॉपर सल्फेट का, जिंक का. तो इसमें आप याद कर सकते हैं कि जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, जिंक जो है, जिंक से आप जैसे कि आप इसको बोलेंगे भी तो जिंक जो है, जिंक का जो मतलब है वो ज़्यादा से समझ में आ रहा है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जिंक ज़्यादा पावरफुल है, तो दैट विल रिप्लेस द copper from its solution. Okay, again we come to double displacement reaction. Here you can see that यहाँ पर A और B दो मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं, C और D एक दोनों मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं. उसी प्रकार से A और D आपस में मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं और साथ में C और B. तो अभी देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, पहले रिएक्टेंट को देखिए, A और B यहाँ पे है, C और D यहाँ पे है. लेकिन क्या होता है जैसे ही रिएक्शन होती है तो स्वैपिंग हो जाती है, A चला जाता है D के पास और C चला आता है B के पास. A चला गया D के पास, C आ गया B के पास. तो A जब C को यहाँ से A गया यहाँ से निकल के और C को मार दिया इसने और बोला चल हट यहाँ से, तो यहाँ से A और D आपस में मिल गए. और जैसे ही C बाहर घूम रहा था और A ने B को छोड़ दिया था, तो B और C ने क्या डिसाइड किया कि अब हम दोनों साथ साथ में रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटेंगे. तो इस तरीके से हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो A डिस्प्लेस भी हुआ और यहाँ से C भी डिस्प्लेस हुआ. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. आइए हम इसको टेक्निकल शब्दों में देख लेते हैं. रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So here this is called double displacement reaction. Here you can see that barium chloride and sodium sulfate are reacted together to form barium sulfate and the NaCl. So the barium is going to the sulfate part and sodium is going to the chlorine part. So they are example of double displacement. So remember this one, in exam you will be directly asked that see the equation and what I say find the category in which category this equation is like. किसका एग्जाम्पल है वाला इक्वेशन आपसे ऐसे एग्जाम्पल पर पूछा जाएगा. जैसे इसमें ये भी कुछ आ जाएगा कि इसमें से किस कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं. तो Na इज गोइंग टू Cl एंड H इज कमिंग टू दिस, सो दिस इज फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. Okay, this is example of double displacement reaction. Okay, this is double displacement reaction in which precipitate is formed is known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती हैं जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. फिर हम आते हैं अगला एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन में. एक्सो मतलब बाहर निकलना और इंडो मतलब अंदर रहना. ठीक है, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब बाहर, बाहर की चीज़ है ना, ये आउटर आप इसको देख सकते हो. और इंडो मतलब इंटरनल. ठीक है, एक्सो मतलब
हीट जो है एक्सोथर्मिक में बाहर निकलती है और इंडोथर्मिक में हीट जो है अंदर सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हमें हीट उनको देना पड़ता है, यानी वो हीट बाहर से ले लेती हैं, ठीक है, तो उनको इंडोथर्मिक, और जो बाहर निकालती हैं उनको एक्सोथर्मिक। लकड़ी का जलाना एक्सोथर्मिक, शक्कर का पानी में घोलना इंडोथर्मिक। ओके ओके, नाउ सी द रिएक्शंस विच प्रोसीड विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड exothermic reaction. Here nitrogen is reacting with the molecule of hydrogen and forming ammonia, and again it is releasing heat. Okay, so this is exothermic reaction, and when this reaction will take place in reverse order, then you will get ammonia is taking heat and then it is getting converted into nitrogen and hydrogen molecules. Okay, so this is endothermic and this is exothermic reactions. Okay, so these are the examples of endothermic and exothermic reaction, and last one in today's video we are going to discuss oxidation and reduction reaction. So oxidation means simply जैसा इनका नाम वैसा इनका काम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक चीज़ और है आपको ये ध्यान रखना है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। या तो नॉन मेटल जुड़ जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी नॉन मेटल है, ठीक है, तो आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर दूर जा रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम देखें तो किस चीज़ का एग्जांपल हाइड्रोजन यहाँ पे जनरली मेटालिक पार्ट, तो यहाँ पे अगर मेटालिक पार्ट भी अगर हमारा रिमूव हो रहा है तो भी एक ऐसा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को आपको कैसे याद रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना या नॉन मेटालिक पार्ट का जुड़ना, और दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन का निकलना या नॉन मेटालिक पार्ट मेटालिक पार्ट का रिमूव होना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी बेस्ट डेफिनेशन, आपको यही याद रखनी है एज अ शब्द वर्ड टू वर्ड। एलिमेंट्स और कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज एडेड और हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। यानी जो जिस एलिमेंट के साथ ऐसा होगा उसको हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट कैसा हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, यानी जो ये काम करवाते हैं, जैसे LIC के लिए एजेंट होते हैं, तो LIC के एजेंट हुए, ठीक है। कंपाउंड्स विच कैन एड ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक कंपाउंड और रिमूव हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऐसा कर सकता है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जनरली ये कोई कंपाउंड होते हैं जो फोर्सफुली ये काम करवाते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, अब रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन याद है तो रिडक्शन याद होगा, तो मैं बेस्ट करूँगा पहले इसको याद कीजिए फिर आप किसको याद कीजिए, ठीक है। टू फॉर्म कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन। आपको ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। द कंपाउंड्स और द एलिमेंट विच गोज अंडर द रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस, यानी जो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट विच कैन कॉज रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इन ए केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसमें दोनों होते हैं उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इन अदर वर्ड, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। तो जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ एयर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, ओके ओके। हियर यू कैन सी जब आयरन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बना रहा है Fe2O3, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड टू द आयरन, दस आयरन इज ऑक्सीडाइड। तो एक ऐसा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। हियर ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ एड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन, आयरन, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज हुआ आयरन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन, और जो फॉर्म बना वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन को बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जब यहाँ पे कॉपर किप्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो कॉपर बना रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, ठीक है।
इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, और ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब एड नहीं हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम कॉपर, एंड ऑक्सीजन इज एडेड टू द हाइड्रोजन, सो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, यानी इसने क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, ठीक है, टू कॉपर, एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसको छोड़ के इसके साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जिसके साथ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसको छोड़ेगा उसका रिडक्शन। तो मेन पैसा क्या है यहाँ पे, मेन मुद्दा है ऑक्सीजन को रखना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो ऑक्सीजन को जो अपने पास रख रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड है, मतलब जो अपने पास जो रखेगा ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू कॉपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड कैसा काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन किसने सप्लाई किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड ने, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का एजेंट कौन हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अच्छा, तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर में आ रहा है, इसको रिड्यूस किसने किया, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद तो ऑक्सीजन ले लेते हैं तो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, और इसी तरीके से वाइस वर्सा दूसरे केस में है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हियर यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग NaCl एंड वाटर। सो हियर यू कैन सी इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड इसने क्या किया, नॉन मेटालिक पार्ट जो था यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या किया, नॉन मेटालिक पार्ट को छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज रिड्यूस्ड टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिंस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है, इसने हाइड्रोजन को छोड़ा तो क्या हो गया, रिड्यूस, और इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। तो यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे को दे रहा है ऑक्सीजन, और जब ये दूसरे को यहाँ पे नॉन मेटालिक पार्ट दे रहा है तो एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक पार्ट यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंस इसको देखिए ध्यान से कि इसने ऑक्सीजन दे दिया सप्लाई किसको, इस दिस वाले पोर्शन को यहाँ से, तो ये ले लिया तो वाटर हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे इसने NaCl के साथ मिल गया तो ये जो NaOH है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सिंस ऑक्सीजन इज एडेड टू द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट क्लोराइड इज रिमूव्ड, इसका नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव्ड हो गया यहाँ से। सो द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट, तो ये दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पोर्शन है कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये सब के सब किसकी एग्जाम्पल हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो आपको समझना है तो बस आपको बस एक फार्मूला इनको जो मैंने शुरू में आपको बताया था आपको उन्हीं को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट का एडिशन जो होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट जो होगा तो वो होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है, कौन कौन सा होता है डेली लाइफ में हमारे यहाँ कैसे यूज होते हैं रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड में, तो उस कंडीशन में जो होता है हमारे बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है, फूड जो होता है ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आयरन गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म रस्ट, आयरन ऑक्सीडाइज होता है रस्ट फॉर्म करने के लिए, विच लीड्स टू द कोरोजन ऑफ आयरन इन द लॉन्ग रन, यानी काफ़ी समय तक अगर रखोगे आयरन को बाहर तो उसमें रस्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑन द मेटल आर्टिकल, यानी बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जब इनको अगर आप एयर में रखोगे तो वो रस्ट फॉर्मेशन करेंगे और जल्दी से कोरोड हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई
पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स, है ना। रस्टिंग को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसको पेंट करना पड़ेगा। दिस कैन बी आल्सो प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन आर्टिकल, ठीक है। और जिंक को अप्लाई करना किसी के ऊपर ही क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। आपको ये ध्यान में रखना है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक ओवर सम मेटालिक पार्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग और सम अदर कंडीशंस, ओके। फ्राइड फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर आप फ्राइड फूड को अगर आप रखोगे बाहर तो ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर उसको हमने एक्सपोज किया होता है। दिस स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड द फूड बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन, और इसीलिए वो हमारे खाने लायक नहीं होता। द स्पॉइलिंग ऑफ फ्राइड फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। फ्राइड फूड इज ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, यानी इनको हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए एयर टाइट पैकेट में हम इनको फिलअप करते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू यूटिलाइज वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, हम बहुत सारे जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो जब बर्न होते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से काफ़ी सारा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो दिस वन इज इनफ फॉर टुडे एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको अभी तक में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बताइए। साथ में ऑल दोज स्टूडेंट्स आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम रेगुलर टाइम्स पर वीडियो अपलोड अपडेट आपको पहुंचाते रहें। साथ में और भी कई सारे आपको प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, PDF आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो ठीक है। तो आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो जैसे ही अपलोड हो हम आप तक उसको पहुंचाएं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि हम NCERT के जो इतने भी क्वेश्चंस हैं सभी कंप्लीट करवाएंगे। साथ में आपको ये नोट्स भी यहाँ पर आपको मिलते जा रहा है। साथ में हम आपको पूरा का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करवा रहे हैं। साथ में एक और प्रॉफिट आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ कंप्लीट मैथ्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ हम बाकी आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आप तक पहुँचेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।